हम फिर से फिज़िक्स में अपनी नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम फिज़िक्स का एक बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है हीट एंड टेम्परेचर। और हीट को हम हिंदी में बोलते हैं ऊष्मा और टेम्परेचर को बोलते हैं हम ताप। तो आइए शुरू करते हैं हीट और टेम्परेचर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर से ही कहीं ना कहीं डिफाइन होगी हीट। तो आइए देखते हैं क्या होता है टेम्परेचर या ताप। अगर कोई नॉर्मल भाषा में आपसे पूछे कि टेम्परेचर ताप क्या है, तो आप कहेंगे कि किसी भी वस्तु का अगर वो गर्म है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, किसी भी वस्तु अगर वो ठंडी है तो उसका टेम्परेचर कम है। तो टेम्परेचर क्या है कि किसी भी वस्तु का गर्मपन और ठंडापन बताना ही क्या है, टेम्परेचर है। ये तो एक नॉर्मल डेफिनेशन है, जैसे यहाँ पर लिखा भी है किसी वस्तु का टेम्परेचर क्या है, उसकी हॉटनेस गर्मपन या ठंडेपन कोल्डनेस का मापक होता है। टेम्परेचर ये है उसके हिसाब से नॉर्मली। लेकिन अगर मैं एक साइंटिफिक और एक अच्छी डेफिनेशन की बात करूँ, उस केस में टेम्परेचर क्या है, आइए वो समझते हैं। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और आपको पता है चाहे ऑब्जेक्ट सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, कोई सा भी माध्यम हो ऑब्जेक्ट का, हर ऑब्जेक्ट में पार्टिकल्स होते हैं, हर ऑब्जेक्ट में अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, जो कि क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। सॉलिड में कम मूव करते हैं, लिक्विड में ज़्यादा मूव करते हैं, गैस में सबसे ज़्यादा मूव करते हैं फ्रीली। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल क्या करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो इस वाइब्रेशन, हर ऑब्जेक्ट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, बहुत सारे लाखों करोड़ों जितने भी हैं, वो वाइब्रेट करता रहता है, हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। तो हर मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन करने की वजह से क्या होती है, हर ऑब्जेक्ट के हर मॉलिक्यूल के अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या है कि जब एक वस्तु चलती है, लगातार मूव करती रहती है, फ्लो में रहती है, तो उस फ्लो के कारण उसके अंदर एक एनर्जी आ जाती है, और वही एनर्जी, कंटिन्यूस एनर्जी जो बढ़ती चली जाती है, वही होती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसे ही ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी अणु हैं, पार्टिकल हैं, वो वाइब्रेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। उस मूवमेंट की वजह से उन सबके अंदर ऊर्जा आ गई है, और वो ऊर्जा कौन सी है जो आ रही है उनके अंदर, वो है गतिज ऊर्जा। हर पार्टिकल के अंदर गतिज ऊर्जा आ गई है ऑब्जेक्ट के अंदर। लेकिन अब मैं इस गतिज ऊर्जा, हर पार्टिकल की गतिज ऊर्जा अलग अलग होगी, तो मैं क्या करूँगी, पूरे ऑब्जेक्ट की एक औसतम गतिज ऊर्जा मान लूँगी। सपोज इस पार्टिकल की ऊर्जा, एग्जाम्पल के लिए सपोज मैंने मान ली 50 है, इसकी पार्टिकल की 60 है, 70, तो मतलब मैंने एक औसतम गतिज ऊर्जा मान ली सब पार्टिकल के अंदर जो है, सपोज 50 है। तो वो जो औसतम गतिज ऊर्जा मैंने मानी है, वही क्या है दोस्तों, टेम्परेचर है। समझ में आया, साइंटिफिक डेफिनेशन से आप टेम्परेचर क्या कहेंगे, किसी भी पदार्थ मतलब मैटर के अणुओं, पार्टिकल, हर मैटर के अंदर पार्टिकल, मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल की औसतम गतिज ऊर्जा, मूवमेंट के कारण जो गतिज ऊर्जा आ रही है, उसकी एवरेज गतिज ऊर्जा उस पूरे पदार्थ की, वही क्या कहलाती है, आपकी टेम्परेचर कहलाती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इन अ मैटर, टेम्परेचर क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर हुआ टेम्परेचर बहुत ही आसानी से, नॉर्मल भाषा में हॉटनेस और कोल्डनेस, और वैसे क्या है, किसी भी पार्टिकल की औसतम काइनेटिक एनर्जी ही उस ऑब्जेक्ट का या उस जगह का टेम्परेचर बताती है। ठीक है, अब संपूर्ण पदार्थ की, ये तो औसतम गतिज ऊर्जा मैंने मान ली, लेकिन अगर मुझे संपूर्ण पदार्थ की, उस पूरे पदार्थ की ऊर्जा पता करनी हो, हर पार्टिकल की टोटल गतिज ऊर्जा पता करनी है, तो वो क्या कहलाती है, आपकी ऊष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी कहलाती है। थर्मल एनर्जी क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, पूरी संपूर्ण गतिज ऊर्जा उस ऑब्जेक्ट की, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी टोटल ऊर्जा है, वो पार्टिकल के वाइब्रेट करने की वजह से वो क्या है, आपकी ऊष्मीय ऊर्जा है। अब टेम्परेचर ही बताएगा कि ऊष्मीय ऊर्जा का ट्रांसफर कैसे होगा। ये चीज़ भी कौन बताता है, टेम्परेचर। देखिए ये चीज़ आपको क्लियर होगी, जो थर्मल एनर्जी है, उसमें ऊर्जा है, उसका ट्रांसफ़र होता है हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पर। ठीक है, ज़्यादा ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु में थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। तो टेम्परेचर ही तो बता रहा है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है कम टेम्परेचर में। तो ताप जो है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा, थर्मल एनर्जी के प्रवाह मतलब ट्रांसफ़र की दिशा
फ्लो की दिशा निश्चित करता है। ये चीज़ भी कौन निश्चित करती है? टेम्परेचर। अर्थात जिस कारण से ऊर्जा स्थानांतरण ट्रांसफर होती है उसे भी ताप कहते हैं। ऊर्जा का ट्रांसफर ताप नहीं है, जिस कारण से ट्रांसफर हो रही है, मतलब और कारण क्या है ऊर्जा का ट्रांसफर होने का? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। तो टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से थर्मल एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो रही है। तो टेम्परेचर ही बताता है कि कौन से ऑब्जेक्ट से किस ऑब्जेक्ट में एनर्जी ट्रांसफर होगी। और ऊष्मीय ऊर्जा थर्मल एनर्जी सदैव उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु में जाती है। इस चीज़ को समझते हैं। आपके हाथ में, ये सपोज आपका हाथ है और इसका टेम्परेचर मैंने मान लिया 20 डिग्री सेल्सियस है, और इस हाथ में आपके बर्फ़ रखी है जिसका टेम्परेचर मैंने मान लिया 10 डिग्री है। तो अब होता क्या है, जैसे ही आपके हाथ में बर्फ़ है तो बर्फ़ पिघलना शुरू कर देती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये यहीं पे थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र ही तो हो रहा है। वो भी किस वजह से? एक का टेम्परेचर 20 है और एक का टेम्परेचर 10 है। क्योंकि आपने देखा होगा जब बर्फ़ पिघलती है तो बर्फ़ तो पिघल रही है, बर्फ़ गर्म हो रही है, और जो आपका हाथ है वो ठंडा होने लगता है। तो आपके हाथ का टेम्परेचर तो गिरने लगा और बर्फ़ का टेम्परेचर बढ़ने लगा। क्यों हो रहा है? थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र। और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। एक का टेम्परेचर 20 है और एक का टेम्परेचर 10 है। अब हो कैसे रहा है कि जो आपके अंदर, हाथ के अंदर जो मॉलिक्यूल हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। यहाँ पर फ्रीज हैं तो कम वाइब्रेट कर रहे हैं, जिसके कारण ज़्यादा वाले वाइब्रेट क्या होते हैं, जब जैसे ही बर्फ़ के संपर्क में आते हैं तो इसके जो ऑलरेडी मॉलिक्यूल थे वो इनसे टकराते हैं। और ये जब मॉलिक्यूल इनसे टकराएंगे, हाथ के मॉलिक्यूल बर्फ़ के मॉलिक्यूल से, तो ये एनर्जी ट्रांसफ़र कर देंगे अपने हाथ की, ज़्यादा टेम्परेचर ट्रांसफ़र कर देंगे लो वाले टेम्परेचर में, और बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है। और बर्फ़ का जो लो टेम्परेचर है वो आपके हाथ में फील होने लगता है और इसलिए आपको हाथ में ठंडक महसूस हो रही है। और यहाँ से एक चीज़ और क्लियर आपको अच्छे से हो गई होगी, आप कभी नहीं बोलेंगे कि एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है, थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। और ये जो थर्मल एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है यही क्या है? हीट। यह क्या है? ऊष्मा, हीट है। जिसके कारण हो रहा है वो तो टेम्परेचर डिफरेंस है, लेकिन जो ये एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है यही क्या है? आपकी हीट है। हीट क्या होती है? ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी। ऊष्मा, हीट, ऊर्जा का एक रूप है जो दो वस्तुओं के बीच उनके तापमान डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित ट्रांसफ़र होता है। अगर पूछे हीट क्या है तो ट्रांसफ़र ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जो थर्मल एनर्जी, ऊष्मीय ऊर्जा का ट्रांसफ़र हो रहा है वही क्या है? आपकी हीट है। स्थानांतरण के समय की ऊर्जा ही ऊष्मा कहलाती है। तो ट्रांसफ़र के समय की ही एनर्जी जो है वो क्या है? आपकी ऊष्मा है। क्लियर हो गया क्या है टेम्परेचर और ऊष्मा? आई होप बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा क्या है टेम्परेचर और क्या है हीट, और दोनों का डिफरेंस भी क्या है। अब टेम्परेचर को नापा जाता है किससे? थर्मामीटर से। यही बात यहाँ पर लिखी है। हीट का मात्रक, हीट का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल होता है। और सीजीएस में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में इसका मात्रक जो होता है वो कैलोरी होता है। ठीक है। अब देखिए एसआई मात्रक इसका जूल क्यों होता है? क्योंकि जो कार्य है वो कहीं ना कहीं किसका रेशो है? जो कार्य है वो एनर्जी का, जो आपकी ऊष्मा हीट है उसका रेशो है। कैसे? देखिए दोस्तों, अगर मैं सपोज आपके हाथ में बर्फ़ है, एक दूसरे हाथ में भी बर्फ़ है, दोनों हाथ में बर्फ़ है तो नॉर्मली वो पिघलना शुरू कर देगी। अगर मुझे उस बर्फ़ को, जो आपके दोनों हाथ में बर्फ़ है, उसको जल्दी से पिघालना है तो मैं क्या करूँगी? उन दोनों बर्फ़ को आपस में रब्ड करना शुरू कर दूँगी, रगड़ना शुरू कर दूँगी। और उन बर्फ़ को रब्ड करने से मैंने कुछ हैंड से कार्य किया, और उस कार्य करने से आप देखेंगे एक चीज़ कि बर्फ़ जो नॉर्मली हैंड से वैसे पिघल रही थी वो उससे ज़्यादा पिघलने लगेगी। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल ज़्यादा वाइब्रेट करने लगे हैंड के। उन मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन, ज़्यादा वाइब्रेशन से ज़्यादा गतिज ऊर्जा हुई, ज़्यादा गतिज ऊर्जा से टेम्परेचर का औसतम टेम्परेचर बढ़ गया, और औसतम टेम्परेचर बढ़ने से ज़्यादा टेम्परेचर ट्रांसफ़र होगा छोटे टेम्परेचर में, और वो जल्दी से पिघलना शुरू हो जाएगी। तो कार्य पर निर्भर कर रही है आपकी क्या? ऊष्मा, हीट जो है वो कहीं ना कहीं कार्य पर भी निर्भर करती है। अगर आप कार्य कर रहे हैं तो ज़्यादा ऊष्मा होगी। तो कार्य के रेशो में होती है क्या?
ऊष्मा। और इन दोनों को, जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर कार्य के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऊष्मा, तो एक इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक नियतांक, एक कांस्टेंट लिया जाता है कार्य का, वो क्या होता है, जूल। ठीक है, तो वही है आपका, यहाँ से आपका ऊष्मा का SI मात्रक है जूल। जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य व उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक, एक कांस्टेंट होता है, जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कहते हैं तथा इसे जूल से सूचित करते हैं। यदि W कार्य करने से उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा Q हो, अगर मैं W कार्य कर रही हूँ, उससे कुछ ऊष्मा उत्पन्न हुई, उसकी मात्रा अगर Q है तो W/Q बराबर किसके होगा, W/Q बराबर होगा किसके, जूल के। क्लियर हुआ। यहाँ से जूल का जो मान है, जूल का मान भी बता रखा है। जूल का मान होता है 4186 जूल पर किलो कैलोरी। किलो हटा दिया तो 1000 का पॉइंट आ गया, 4.186 जूल पर कैलोरी या 4.186 इंटू 10⁻7 अर्ग पर कैलोरी। ये जूल का मान है, आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है कि यदि अगर मैं 4186 जूल का कार्य करती हूँ तो जो उससे उत्पन्न ऊष्मा होगी वो कितनी होगी, 1 किलो कैलोरी होगी। याद रखिएगा जूल का मात्रक क्या है, वो जूल का मात्रक है 4186, और अगर मैं 4186 जूल का कार्य करती हूँ तो उससे जो ऊष्मा, उससे जो हीट उत्पन्न होगी वो 1 किलो कैलोरी होगी। अब बात करें कैलोरी क्या है। कैलोरी क्या है कि 1 ग्राम जल, 1 ग्राम वाटर लेने का पर 1 ग्राम वाटर का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक हीट, ऊष्मा की मात्रा को ही कैलोरी कहते हैं। मतलब अगर मुझे 1 ग्राम जल को 1 डिग्री टेम्परेचर से बढ़ाना है तो उसके लिए मुझे उसमें कुछ हीट देनी पड़ेगी, और जो वो उस वक्त में जो हीट या जो ऊष्मा दूंगी वही क्या है, आपकी कैलोरी है। और 1 जूल में 0.24 कैलोरी होती है और 1 कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आया है कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है। 1 जूल में 0.24 कैलोरी होती है और 1 कैलोरी में 4.186 जूल होते हैं। एक चीज़ और है कि जूल के वो ऊष्मा, हीट का मात्रक क्या क्या है, तो हीट के मात्रक एक तो जूल है, एक कैलोरी है और 1 किलो कैलोरी भी जूल का हीट का मात्रक होता है। एक चीज़ और है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। ये क्या है कि 1 पौंड जल का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक हीट की मात्रा क्या है, 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट है, और 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट में 252 कैलोरी होती हैं। कहने का मतलब है कि अगर 1 पौंड जल का ताप मुझे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट से बढ़ाना हो, इस बार सेल्सियस से नहीं फ़ारेनहाइट से बढ़ाना हो, तो उसके लिए मैं जितनी हीट, ऊष्मा दूंगी वही क्या है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट है, और 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट में 252 कैलोरी होती हैं। अब हम लास्ट चीज़ देखेंगे कि टेम्परेचर किन किन स्केलों में मेज़र करा जाता है। टेम्परेचर नॉर्मली अभी देखिए अलग अलग कंट्री में अलग अलग स्केल्स के थ्रू टेम्परेचर मेज़र करा जाता है। बेसिकली 3 स्केल्स हम देखेंगे, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। देखिए फ़ारेनहाइट में और सेल्सियस में और केल्विन में 3 चीज़ें, तीनों में एक चीज़ होगी फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मतलब मेल्टिंग पॉइंट। एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर पानी, मान लेते हैं नॉर्मली, जमने लगेगा, और एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर पानी उबलने लगेगा या मेल्ट होने लगेगा। तीनों का अलग अलग होता है, तरीका एक ही है लेकिन मेजर्स अलग अलग हैं। वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि एग्जाम में आती है। फ़ारेनहाइट की अगर मैं बात करूं तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर आपको 32 याद है तो आप 212 याद रख सकते हैं। 2 को मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दिया। 3 क्या होता है, 1 + 2, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे बॉइलिंग पॉइंट और 32 डिग्री पे इसका फ्रीजिंग पॉइंट। सेल्सियस के केस में 0 डिग्री पर फ्रीजिंग पॉइंट और 100 डिग्री पर बॉइलिंग पॉइंट, और हमारे यहाँ पर सेल्सियस ही यूज़ होता है। केल्विन के केस में फ्रीजिंग पॉइंट 273 भी बोल देते हैं या 273.15 केल्विन या 373.15 कैलोरी। 100 इसमें जोड़ दिया, बीच में इसमें 100 का डिफरेंस होता है
सेल्सियस में भी 100 का डिफरेंस होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट में 180 डिग्री का डिफरेंस, 180 फ़ारेनहाइट का डिफरेंस होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो 273 से 100 ऐड कर दिया तो 373 केल्विन का बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो तीनों के बॉइलिंग पॉइंट देख लिए। अब देखिए कि बॉयल होने की कोई लिमिट नहीं है, बॉयल कितनी डिग्री तक बॉयल हो सकता है ये नहीं पता, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट की एक लिमिट है, उससे ज़्यादा और फ्रीज नहीं होगा। फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में वो दोनों ही सेम होती है, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेल्सियस पर। मैक्सिमम इससे ज़्यादा और पानी का टेम्परेचर ठंडा नहीं होगा। ये लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट है, मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट है। और एक क्वेश्चन और ये और आ जाता है कि कब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है वो समान होते हैं, -40 डिग्री सेल्सियस या फिर -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर दोनों समान होते हैं। और इसमें जो न्यूनतम फ्रीजिंग पॉइंट है इसके केस में 233.15 केल्विन होगा। ये तीनों क्लियर हुई। देखिए कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि पारा का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। पारा का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, बहुत सिंपल है, आपको मुझे बताना है माइनस में होता है, कितना होता है वो आप कमेंट में बताएंगे। अब देखिए फ्रीजिंग पॉइंट ये फ़ारेनहाइट के थ्रू हम सेल्सियस निकाल सकते हैं, सेल्सियस के थ्रू फ़ारेनहाइट निकाल सकते हैं। अगर हमें सेल्सियस दे रखा है तो हम केल्विन भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 0 डिग्री है और यहाँ पर 273 है। अगर मैं ये कहूँ मुझे 30 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, उसको केल्विन में करना है, तो इस 273 में अगर मैं ये 30 जोड़ दूंगी तो मुझे केल्विन पता चल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे सेल्सियस पता करना है केल्विन से तो केल्विन -273.15 हो जाएगा। और यहाँ पर ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस निकालने के भी फॉर्मूले हैं, वो तो आपको पता ही होगा। तो ये पूरी चीज़ थी आपकी यहाँ पर हीट और टेम्परेचर से। आई होप पूरे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नॉर्मली मैटर हमें 3 फॉर्म्स में दिखते हैं। एक तो होता है उसका सॉलिड फॉर्म, दूसरा उसका लिक्विड फॉर्म और तीसरा उसका गैसेस फॉर्म। तो एक फॉर्म सॉलिड ठोस दिखता है हमें मैटर, बहुत ही हार्ड, जैसे कि नॉर्मली हमें आयरन किस फॉर्म में दिखता है, सॉलिड फॉर्म में दिखता है, हार्ड फॉर्म में दिखता है। उसी तरह से मैटर कभी हमें लिक्विड फॉर्म में भी दिखता है, जैसे कि पानी। नॉर्मली पानी हमें लिक्विड फॉर्म में दिखता है। और मैटर का गैसेस फॉर्म भी होता है, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, ये सारे गैसेस फॉर्म में हमें दिखते हैं। और इन फॉर्म्स को हम कहते हैं मैटर का स्टेट। तो जनरली नॉर्मली हम कहते हैं मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, लेकिन मैटर का एक चौथा स्टेट भी होता है जिसे कि हम कहते हैं प्लाज्मा। पर इस पे हम आज इस वीडियो में बात करने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ इन 3 फॉर्म्स पे बात करेंगे, 3 स्टेट्स पे बात करेंगे। तो जब किसी भी मैटर का, चाहे वो किसी भी फॉर्म में रहे, उसके टेम्परेचर को घटाने बढ़ाने से उसके स्टेट में चेंज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान ले पानी। पानी का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है ये H2O ही है, लेकिन पानी को अगर आप ठंडा करते हैं, काफी ठंडा कर देते हैं, तो वो बर्फ बन जाता है, आइस बन जाता है, तो वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से पानी को अगर आप गर्म करने लगते हैं, काफी गर्म कर देते हैं, तो वो वेपर बन जाता है, भाप बन जाता है, जो कि इसका गैसेस फॉर्म होता है। तो मैटर के एक ही स्टेट से हम दूसरे बाकी स्टेट्स में पहुंच सकते हैं टेम्परेचर घटाते बढ़ाते हुए। अब इसके जो चेंज ऑफ स्टेट है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो कन्वर्जन होता है, इससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देख लेते हैं। और एग्जांपल के तौर पे हम मानेंगे पानी। मान ले बहुत ठंडा पानी जो कि बर्फ के फॉर्म में हमें दिख रहा है, बहुत ही ठंडा बर्फ हमारे पास है। मान लेते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है। हमने इस पे कुछ हीट दिया तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर इसका बढ़ते गया, हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। बढ़ते बढ़ते एक समय आया जबकि ये 0 डिग्री सेल्सियस में पहुंच गया। हमें पता है कि 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ पिघलने लगता है। अब अगर हम इस पे और हीट प्रोवाइड करेंगे तो अब इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, बल्कि इसका स्टेट में चेंज होने लगता है। अब हमें दिखेगा कि बर्फ थोड़ा पिघल गया, पिघल के पानी हो गया और थोड़ा सा बर्फ बचा हुआ है। अब भी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब तक कि ये पूरा का पूरा बर्फ पिघल ना जाए। सो अब बर्फ पिघलने लगा, पिघलते पिघलते एक वक्त ऐसा आएगा कि ये पूरा का पूरा बर्फ पिघल जाएगा और पानी हमें दिखेगा 0 डिग्री सेल्सियस में।
अब आप इस पे हीट और प्रोवाइड करते जाए आप देखेंगे कि इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बढ़ते हुए मान लें 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, उसी तरह से बढ़ते बढ़ते ये 20 डिग्री सेल्सियस में पहुंच गया, 30 में पहुंच गया, इसी तरह से 50, 60, 70, 80, 90 करते हुए ये 100 डिग्री सेल्सियस में पहुंच गया। अब क्या होगा, हमें पता है कि पानी जो है 100 डिग्री सेल्सियस में ये वेपर में कन्वर्ट होता है। अब ये वेपर में कन्वर्ट होने लगा, सो ये वेपर में कन्वर्ट होने लगा। टेम्परेचर इसका अब भी 100 डिग्री सेल्सियस है। आप और हीट प्रोवाइड करें, ऐसे हीट प्रोवाइड करते जाए, आप देखेंगे पूरा का पूरा पानी जो है ये वेपर में कन्वर्ट हो गया। वेपर का टेम्परेचर, अगर आप इस वेपर को कन्फाइन कर सके तो आप पाएंगे इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही है। वैसे ये पूरी तरह से सही नहीं है, चलिए इस पे बात करेंगे क्यों नहीं है। क्योंकि इसे कन्फाइन करने के लिए आपको इसे एक क्लोज्ड कंटेनर में रखना होगा, जिसके कारण इसका प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर के चेंज होने से ये जो प्रोसेस है, जिस टेम्परेचर में ये मेल्ट कर रहा है और जिस टेम्परेचर में ये गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ये टेम्परेचर फिक्स नहीं रहता, ये चेंज हो जाता है। चलिए इस पर हम आगे बात कर रहे हैं। अब ये जो प्रोसेस है जहां पर कि सॉलिड फॉर्म से मैटर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। ये आइस देखें मेल्ट कर रहा है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेल्टिंग। इसका उल्टा भी सही है, अगर आप पानी को ठंडा करते जाएं और ठंडा करते हुए आप देखेंगे कि वो बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। किस टेम्परेचर में होगा, इसी टेम्परेचर में कन्वर्ट होगा ये। सो अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप बढ़े, दैट मीन अगर आप उसका टेम्परेचर को घटाते जाए, तो पानी जो है ये लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग या फ्यूजन। उसी तरह से ये जो प्रोसेस है, जबकि एक लिक्विड फॉर्म से मैटर गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट, उसी तरह से ये जो प्रोसेस है, जबकि एक लिक्विड फॉर्म से मैटर गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपराइजेशन। ये है वेपराइजेशन। अगर आप किसी गैस को ठंडा करते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कंडेंसेशन। और ये सारे जो टेम्परेचर्स हैं, जैसे कि ये वाला टेम्परेचर जो है जिसमें कि मेल्टिंग हो रहा है, इसे कहा जाता है मेल्टिंग पॉइंट। सो मेल्टिंग पॉइंट एक मटेरियल का ये वो टेम्परेचर होता है जिसमें कि वो मैटर जो है, वो मटेरियल जो है अपने सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। उसी तरह से इस टेम्परेचर को, जिस टेम्परेचर में ये लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है कोई भी मैटर, वो उस मैटर के लिए, उस मटेरियल के लिए होता है बॉइलिंग पॉइंट। सो पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है ये 100 डिग्री सेल्सियस है, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जैसे कि इससे पहले हमने बात किया, ये जो टेम्परेचर्स हैं, ये दोनों टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसी भी मैटर के लिए ये फिक्स्ड नहीं है, ये प्रेशर डिपेंडेंट है। आप प्रेशर चेंज करें तो आप पाएंगे कि मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाएगा। पानी की ही केस में अगर आप देखें तो प्रेशर बढ़ाने से मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है और प्रेशर बढ़ाने से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। अगर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में आप नापे, प्रेशर चेंज करने से तो ये चेंज हो जाएगा, लेकिन प्रेशर अगर कांस्टेंट रहे, एक डेफिनेट प्रेशर के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो फिर डेफिनेट होगा। अगर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट मीन जो प्रेशर हम फील करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जिस टेम्परेचर में मैटर का सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्जन होता है, उस स्पेशल मेल्टिंग पॉइंट को हम कहते हैं नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। सो पानी के लिए ये सिर्फ मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट है। और ये सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है। दैट मीन जिस टेम्परेचर में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में पानी लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसे हम कहते हैं पानी का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। सो स्ट्रिक्ट टेक्निकल टर्म में हम ये नहीं कह सकते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये पानी का मेल्टिंग पॉइंट है, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से ये तो चेंज हो जाएगा। हो सकता है काफी प्रेशर हमने दे दिया इस पे, तो और हमने देखा कि बर्फ जो है ये -5 डिग्री सेल्सियस में मेल्ट कर रहा,
तो उस समय उस प्रेशर में -5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा पानी का मेल्टिंग पॉइंट। आप बर्फ का भी मेल्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। उसी तरह से हमने काफी प्रेशर दिया और हमने देखा कि 120 डिग्री सेल्सियस में पानी बॉयल कर रहा है, तो उस समय उस प्रेशर में हम कहेंगे 120 डिग्री हो गया पानी का बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हम कहेंगे पानी का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। ये जो मटेरियल का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का चेंज होना है प्रेशर के साथ, ये हम बेहतर समझ सकते हैं अगर हम क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन देखें, जो कि आपको पढ़ना होगा ग्रेजुएशन में बीएससी में जाके। अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आप उस वीडियो को देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा और यहां पर सजेस्टेड वीडियोस में भी आपको दिखेगा वो वीडियो। अब आपके दिमाग में एक सवाल ये आ सकता है कि क्या सारे के सारे मैटर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमें दिखेगा? दैट मीन क्या सारे के सारे मटेरियल जो है ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल। इवन अगर आप आयरन को भी कंसीडर करें, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे भी 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। अगर आप एनफ टेम्परेचर इन्हें प्रोवाइड कर सके तो आपको इनका गैसेस फॉर्म भी दिखेगा। सो मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ और भी इंफॉर्मेशन डाल दूंगा अलग अलग मटेरियल का, जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो सारा। यहां पर एक और मुद्दा है कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक मटेरियल जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है अपने सॉलिड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में। कैम्फर, जिसे कि हम कपूर कहते हैं हिंदी में, ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो एक ऑब्जेक्ट जब अपने सॉलिड फॉर्म से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है अपने गैसेस फॉर्म में, सो उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। और जब वो अपने गैसेस फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट होता है तो इसे हम कहते हैं डिपोजिशन या डिसब्लिमेशन। डिपोजिशन या फिर डिसब्लिमेशन। और ये जो सब्लिमेशन और डिपोजिशन का प्रोसेस है ये आपको पानी में भी दिखेगा, लेकिन उसका प्रेशर जो है ये बहुत 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 कम करना होगा आपको। ये जब हम पानी का ट्रिपल पॉइंट के बारे में बात करेंगे तब जाके हम देखेंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस के बारे में। जो सब्सटेंस होता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस होता है। जो हमारी जो सब्सटेंस होती है वो जब स्टेट को चेंज करती है, जो स्टेट चेंज होती है वो क्या होती है और वो कैसे होती है। देखिए, कोई भी सब्सटेंस होता है जो किसी स्टेट में होता है। मान लीजिए आपका जो सब्सटेंस है, मेनली अगर हम वाटर की बात करें तो वो हमें सॉलिड में मिलता है, लिक्विड स्टेट में मिलता है और जो वो है गैस स्टेट में मिलता है। अब जो ये सब्सटेंस है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड, इस तरह से कैसे कन्वर्ट होता है, तो हम इसको जब हीट करते हैं, जैसे वाटर का ही एग्जांपल ले लें, जब उसको हम हीट करते हैं या उसको हम कूल करते हैं तो वो अपने स्टेट को चेंज करता है। तो इस ट्रांजिशन को कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड से गैस में चेंज होना या गैस से लिक्विड में चेंज होना या सॉलिड से सीधा गैस में चेंज होना, इस तरह की चेंज ऑफ स्टेट को हम क्या बोलते हैं कि वो जो सब्सटेंस है अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है। इस ट्रांजिशन को चेंज ऑफ स्टेट बोलते हैं। तो अब देखिए कितने तरह की आप इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो चेंज ऑफ स्टेट होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं मेल्टिंग की। मेल्टिंग क्या होता है? अगर आप क्या करें, किसी सॉलिड सब्सटेंस को, मान लीजिए वाटर ले रहे हैं आप सब्सटेंस, तो सॉलिड क्या होगा, उसमें जो आइस होगी, बर्फ होगी। तो सॉलिड सब्सटेंस को अगर आप हीट दे दें, तो सॉलिड सब्सटेंस को हीट दें तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड के अंदर। तो इसके अंदर आपने क्या किया, सॉलिड सब्सटेंस को यानी कि बर्फ को आपने हीट दी, गर्मी दी, जिससे क्या हुआ, वो पानी में चेंज हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। इसके अंदर क्या, इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग। एक होता है मेल्टिंग पॉइंट इसके अंदर, जहाँ पे सॉलिड और लिक्विड जो स्टेट होती है सब्सटेंस की वो को एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि दोनों एग्जिस्ट करते हैं।
यानी कि दोनों एग्जिस्ट करते हैं इन थर्मल इक्विलिब्रियम में। जहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम होता है और ये दोनों स्टेट जो है एग्जिस्ट करते हैं, तो इस स्टेट को हम बोलते हैं कि वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये होता है मेल्टिंग। इसी तरह से होता है फ्रीजिंग। तो फ्रीजिंग के अंदर क्या है, मान लीजिए आपने वाटर को लिया, लिक्विड है जो वाटर आपने लिया और उसको कूल कर दिया, आपने ठंडा कर दिया। तो जैसे हम फ्रीजर के अंदर लिक्विड को कूल करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो लिक्विड ने क्या किया, हीट को रिलीज किया, हीट को अपने अंदर से निकाला। आप ऐसा भी कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कि लिक्विड को हमने कूल किया, ठंडा किया, तो उसकी हीट कम हुई और वो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये होता है फ्रीजिंग। आगे आता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन होता है आपका, अगर आप क्या करें, वेपर को लें, वेपर जैसे कि स्टीम होती है, जैसे आप पानी को बॉईल करते हैं तो उसमें से वेपर निकलते हैं, तो वो जो वेपर्स हैं, जो स्टीम होती है, भाप होती है, उसको अगर आप ठंडा करें तो क्या होगा, कूल करें, ठंडा करें तो क्या होगा, तो वो कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। तो ये आपने जो कंडेंसर देखे हैं, तो कंडेंसर का फंक्शन क्या होता है, जो हमारी वेपर स्टेट होती है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो वो कैसे करते हैं, तो बीच से जो कंडेंसर है मान लीजिए यहाँ पे, तो उनके अंदर से ठंडा वाटर या ठंडी एयर के थ्रू उसको कूल किया जाता है। जैसे ही वेपर इसके कांटेक्ट में आता है, उसके कांटेक्ट में आने से वेपर अपनी हीट जो है उसको दे देता है और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना, ठंडा करके, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो ये इसके अंदर होती है ये टर्म। उसके बाद आती है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन के अंदर जो हमने बात की, अगर मान लीजिए आप लिक्विड को हीट दें, तो लिक्विड को आपने हीट दी और वो किस में कन्वर्ट, उस लिक्विड को हीट देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर के अंदर। तो अगर आप लिक्विड को हीट दें और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है, जैसे आप देखते हैं जो बरसात होती है वो कैसे होती है, जो हमारे सी के वाटर हैं, नदियों के वाटर हैं, धूप के कारण वो इवेपोरेट होते हैं, ऊपर जाते हैं बादलों के पास, और फिर वो जब बिजली कड़कती है तो उसके साथ रिएक्शन करके जो कंप्लीट ऊपर रिएक्शन होती है उससे वो दोबारा नीचे आते हैं। तो ऊपर वाटर कहाँ से जाता है, जो हमारे समुद्र हैं, सी हैं, वहां से वो इवेपोरेट होके ऊपर जाता है। इवेपोरेशन का एग्जांपल आप कहीं भी ले सकते हैं। आप लिक्विड को हीट कीजिए, तो जब आप उसको हीट देंगे तो उसके अंदर से वेपर निकलेंगे, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के अंदर रोल आता है बॉइलिंग पॉइंट का, कि जो लिक्विड है कोई तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होगा जहां पे वो क्या करेगा, वेपर स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा। तो जहां पे लिक्विड और जो वेपर स्टेट है हमारे को एग्जिस्ट करें, यानी कि दोनों एग्जिस्ट करें इन थर्मल इक्विलिब्रियम में एक दूसरे के साथ, वो स्टेट होती है बॉइलिंग पॉइंट। तो ये होता है इवेपोरेशन। उसके बाद आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन क्या है, अगर आप क्या करें, सॉलिड को उस प्रेशर और उस टेम्परेचर पे आप इसको हीट दें कि ये डायरेक्टली क्या हो, ये डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। तो ये क्या होता है सब्लिमेशन की, आपने आइस ली और डायरेक्टली उसको वेपर में कन्वर्ट कर लिया, या कोई सॉलिड ली उसको डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट कर लिया, तो ये कैसे होगा, ये ऐसे होता है कि जो एक क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर होता है, जो बिल्कुल हाईएस्ट होता है किसी भी जो सब्सटेंस का, हर एक का अलग अलग होता है। तो जब आप एकदम से सॉलिड पे उतना हायर टेम्परेचर और हायर हीट देते हैं तो एकदम से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो होता है सब्लिमेशन, की सॉलिड का आपका डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाना, इसको सब्लिमेशन बोलते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाना, इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। तो ये होता कौन से सब्सटेंसेस के अंदर है, जब बॉइलिंग पॉइंट काफी कम हो मेल्टिंग पॉइंट से। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो वही होगा कि मेल्ट होने से पहले, लिक्विड बनने से पहले वो क्या होगा, वो आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट काफी कम है और जो मेल्टिंग पॉइंट से काफी कम हो बॉइलिंग पॉइंट, तो वो एकदम से क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस तरह के उस कंडीशन में ये जो सब्लिमेशन प्रोसेस है होती है। तो ये थी हमारी चेंज ऑफ स्टेट की, जो मेल्टिंग है, फ्रीजिंग है, कंडेंसेशन है, इवेपोरेशन है और सब्लिमेशन है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमेशा